नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफ़ी समय से आप सोशल मीडिया में और टीवी चैनल्स में खालिस्तान के बारे में सुन रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि खालिस्तान का इशू है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से 80 के दशक में खालिस्तान जो है वो चरमपंथ पर पहुंचा, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद कैसे खालिस्तान को कंट्रोल किया गया और आज के समय खालिस्तान की क्या पोजीशन है। आज इस वीडियो में हम खालिस्तान के इशू को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टेक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के इश्यूज़ काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं। ये जो लेक्चर है इसमें हम खालिस्तान के इशू को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से आता है तो कृपया करके वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है इस लेक्चर का उसी को देखेंगे। राजनीति के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई है, तो इसलिए कृपया करके कमेंट बॉक्स में राजनीति किसी भी प्रकार की ना खेलें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी खालिस्तान मूवमेंट है ये सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। इसका एम है कि सिखों के लिए एक अलग होमलैंड इस्टेब्लिश किया जाए, एक सोवरन स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए पंजाब रीजन में। अब यहाँ पे बात आती है पंजाब रीजन की, तो पंजाब आप सब जानते हैं कि इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी। अब ये जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये बात करती है कि हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब को मिलकर एक इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट बनाएंगे। हालांकि यह बात अलग है कि ये जो पूरी की पूरी खालिस्तान की मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलती है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उल्टा पाकिस्तान में काफ़ी सिखों के ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है और जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं उनके द्वारा एक छोटी सी कंडेमनेशन भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। दूसरा ये भी बातें कही जाती हैं कि पाकिस्तान जो है यही खालिस्तान को स्पॉन्सर करता है, लेकिन जो मूवमेंट है वहाँ पे ये पूरे के पूरे पंजाब की बात करते हैं। अब ये सेपरेटिस्ट जिस सोवरन स्टेट को बनाना चाहते हैं उस सोवरन स्टेट का नाम है खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ द खालसा। अब देखिए, लैंड ऑफ द खालसा, यहाँ पर एक शब्द है खालसा। खालसा का मतलब होता है प्योर, यानी कि लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द खालसा, ये बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ओरिजिन की। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ, और फिर जो समय के साथ पार्टीशन हुआ रिलीजियस लाइंस के ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना खालिस्तान के मूवमेंट का। देखिए दोस्तों, 1947 में भारत में आज़ादी की खुशी तो थी, लेकिन इसके साथ साथ पार्टीशन का दुख भी था। हमारा भारत जब धर्म के नाम पे डिवाइड हुआ और धर्म के नाम पे एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ सेकुलर इंडिया बना, उस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी को सफ़र करना पड़ा तो वो पंजाब है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक था इंडियन पंजाब और एक था पाकिस्तान पंजाब। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुई, हिंदू और सिख बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए। इसके साथ साथ ये जो पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो थे वो हमें पंजाब में और कश्मीर में भी देखने को मिले, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ हमें देखने को मिले। कई लोगों का ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तान से ट्रेनें भर कर आ रही थी वो हिंदू और सिखों के डेड बॉडीज़ के साथ भर कर आ रही थी, यानी वहाँ पे हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था और ट्रेन में भर भर कर हिंदुओं और सिखों की डेड बॉडीज़ आ रही थी। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस जो है वो पंजाब ने पार्टीशन के समय देखी और लाखों की संख्या में लोग भी उस समय रिफ्यूजीज़ बन गए। जो हिस्टोरिक सिख एम्पायर था जिसकी कैपिटल लाहौर में थी वो भी पाकिस्तान में चला गया। इसके साथ साथ ननकाना साहिब जो बर्थ प्लेस मानी जाती है गुरु नानक देव जी की, वो भी पाकिस्तान में चली गई। लेकिन मेजॉरिटी जो सिख हैं वो हमारे भारत में ही रहे। अब क्योंकि मेजॉरिटी सिख पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सिखों की जो भारत में पॉपुलेशन है वो मात्र 2% है हमारे पूरे के पूरे इंडियन पॉपुलेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि सिख भारत में मिनॉरिटी में है, मगर हम भारतीयों ने कभी भी अपने सिख भाइयों बहनों को मिनॉरिटी के दर्जे से नहीं देखा। पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी पावरफुल पोजीशन नहीं रही है जहाँ पे कोई पगड़ीधारी सिख हमारा नहीं बैठा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड्स की बात की जाए, हर जगह हमारे सिख भाई बहन पहुँचे हैं। हमने उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं समझा है। अब जैसे ही धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ, कम्युनल वायलेंस हुई, रिफ्यूजी क्राइसिस हुई, वहीं से पंजाब में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हो जाता है ग्रेटर ऑटोनॉमी का।
ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन, यानी वहाँ पे जो लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे उनकी ये मांग थी कि हम पंजाब को स्वयं खुद उसका शासन करें। इसी पॉलिटिकल स्ट्रगल की उपज है पंजाबी सूबा मूवमेंट। तो ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत होती है। इस पंजाबी सूबा मूवमेंट की मांग ये थी कि एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 में इस मांग को यानी ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन पंजाब की स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके दो अलग स्टेट्स बनाए गए। ये दोनों के दोनों स्टेट्स हिंदी मेजॉरिटी स्टेट्स थे। एक था हिमाचल प्रदेश और एक बना हरियाणा। इन दोनों को, जो कि हिंदी मेजॉरिटी स्टेट्स थे, इन्हें अलग कर दिया गया और एक जो पंजाबी स्पीकिंग डोमिनेंट स्टेट थी पंजाब, उसको अलग कर दिया गया। तो अब यहाँ पे पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन होती है और पंजाब अलग स्टेट बन जाता है और हिमाचल और हरियाणा पंजाब से निकाल के अलग स्टेट बन जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा की एक सिंगल कैपिटल रखी गई जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की कैपिटल है। अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बीच में दो तीन चीज़ों के ऊपर टसल चला रहता है। एक तो है चंडीगढ़ के ऊपर, क्योंकि ये दोनों की कॉमन कैपिटल है। दूसरा है सतलुज यमुना लिंक कैनाल के ऊपर। चंडीगढ़ और SYL कैनाल के ऊपर पंजाब और हरियाणा के बीच में बहुत ज़्यादा टसल चला रहता है। सतलुज यमुना लिंक कैनाल के ऊपर कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाले का एक बड़ा फेमस गाना भी आया था, हालांकि बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था। सतलुज यमुना लिंक कैनाल को मैंने एक अलग वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, जहाँ मैंने आपको बताया है कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है हरियाणा और पंजाब के बीच में। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका क्या क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। खालिस्तान के इशू को समझने के लिए आपको SYL कैनाल का इशू समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला जाता है कि SYL कैनाल का इशू भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू रहा है, जिसकी वजह से जो पहले से सेपरेटिस्ट थे उन्हें काफ़ी आसानी हो गई, जो नॉर्मल लोग थे जो सेपरेटिस्ट नहीं थे उन लोगों को बरगलाने की या उन लोगों के दिमाग में ये भरने की कि देखो आपके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो SYL कैनाल के इशू को भी ज़रूर समझिएगा। उसको मैंने एक अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हालांकि पंजाबी सूबा मूवमेंट की जो मांग थी ग्रेटर ऑटोनॉमी की, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इस मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गैल्वेनाइज किया, प्रतिष्ठित किया, और वो था अकाली दल। अकाली दल इस मूवमेंट में काफ़ी गैल्वेनाइज्ड हुआ। इस अकाली दल ने आगे चल के आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लाया 1973 में। ये जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन था, इसने एक बार फिर से पंजाब स्टेट के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करी। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक बात सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमी की हो रही है, यानी कि स्वयं शासन की। यहाँ पे सेसेशन फ्रॉम इंडिया इसकी बात नहीं हुई। सेसेशन का मतलब होता है अलगाववाद। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ स्वयं शासन की बात हो रही है, यहाँ पर अलगाववाद की, अलग होने की बात नहीं हो रही है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन था क्या। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी सूबा मूवमेंट के समय अकाली दल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आई। ये मेजर फोर्स बन गई नई सिख मेजॉरिटी पंजाब की, और इसने कांग्रेस को काफ़ी हार्ड फाइट दी 1967 और 69 के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। अब ध्यान दीजिए, इस समय तक कांग्रेस जो थी उसकी मोनोपोली थी, उसकी टक्कर में कोई भी बड़ी पार्टी नहीं थी। तो 1967 और 69 में पंजाब में जब अकाली दल उभरा और एक नया सिख मेजॉरिटी पंजाब के लिए वो मेजर फोर्स बना, वहाँ पर इसने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो हुए 1967 और 69 में, वहाँ पे कांग्रेस को बड़ी कड़ी टक्कर दी। लेकिन 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। वो काफ़ी मतों से चुनाव जीतती हैं। इसमें कांग्रेस तो काफ़ी मतों से चुनाव जीती, लेकिन अकाली दल की जो परफॉर्मेंस थी वो स्टेट में अंडरवेलमिंग हुई, यानी कि कम हो गई। तो अब देखिए, हमारी स्टोरी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुकी है। सबसे पहले 1967 और 69 के इलेक्शंस में, जहां पर कांग्रेस को टक्कर मिलती है, और फिर 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में, जहां पे अकाली दल जो है वो अंडरवेलमिंग परफॉर्म करता है, यानी उसको बड़ी कम सपोर्ट मिलती है। अब इस चुनाव के बाद जो ये पार्टी थी अकाली दल,
ये आनंदपुर साहिब नाम के टाउन में मिली, जिसको बर्थ प्लेस माना जाता है खालसा का। खालसा की उत्पत्ति आनंदपुर साहिब से हुई थी। तो ये अकाली दल पार्टी जो है ये आनंदपुर साहिब के टाउन में मिली 1973 में। यहाँ पर इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स को रिलीज़ किया, जो कि आने वाले समय में अकाली दल की जो पॉलिटिकल पाथ था, जो राजनीतिक रास्ता था, उसे गाइड करने वाला था। तो जितने भी डिमांड्स आनंदपुर साहिब डिक्लेरेशन में निकली, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट डिमांड्स थी वो ये थी। सबसे पहले ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, अगेन कि पंजाब को ऑटोनॉमी दी जाए, स्वयं शासन चलाने दिया जाए। नंबर 2, आइडेंटिफाई रीजन्स दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ सेपरेट स्टेट, हमें वो सारे के सारे रीजन्स को आइडेंटिफाई करने दिया जाए जो सेपरेट स्टेट का पार्ट बनेंगे, जो कि पंजाबी सिख मेजॉरिटी स्टेट बनेगी। और तीसरा, सोट द राइट टू फ्रेम इट्स ओन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आनंदपुर साहिब डिक्लेरेशन में मांग हुई कि सबसे पहले तो पंजाब को ऑटोनॉमी दी जाए, दूसरा कि जो कुछ रीजन्स हैं उन्हें हमें चुनने दिया जाए जो सेपरेट स्टेट का पार्ट बनेंगे। तीसरा ये बना कि हमें अधिकार दिया जाए कि हम पंजाब को अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बनाएंगे संविधान से चलाएं। अब आप भारत का हिस्सा हो तो भारत का संविधान देश के हर कोने में लागू है। कश्मीर में कुछ समय तक लागू नहीं था, लेकिन अब 370 हट चुकी है, वहाँ पर भी लागू है। यहाँ आप मांग कर रहे हो कि भारत के एक हिस्से पंजाब में अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाए, इसका अधिकार की आप मांग कर रहे हो, जो कि जायज़ नहीं है। अब देखिए, पंजाबी सूबा मूवमेंट के साथ साथ जिस प्रकार से ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड बढ़ती गई, उसी जैसे बोलते ना बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात, अकाली दल ने भी वही किया। और अकाली दल ने भी पंजाबी सूबा मूवमेंट के साथ मिलकर अपने आप को पंजाब में स्थापित किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। इवेंचुअली 1971 में ये ग्लोबल चले गए। ग्लोबल चले गए का मतलब ये हुआ कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी प्रचलित, बड़ी फेमस अखबार है, वहाँ पर इन्होंने एडवर्टीज़मेंट दे दी फॉर प्रोक्लेमिंग द बर्थ ऑफ खालिस्तान। तो खालिस्तान से रिलेटेड एक उन्होंने एडवर्टीज़मेंट, इश्तिहार जो है वो अमेरिका के एक बहुत बड़ी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में दे दिया। हालांकि अकालीज ने हमेशा ये क्लेम किया कि वो ऑटोनॉमस स्टेट की बात करते हैं, वो स्वयं शासन वाली स्टेट की बात करते हैं, लेकिन जो आनंदपुर साहिब डिक्लेरेशन था ये एक ग्रेव कंसर्न था हमारे भारत के लिए। अब देखिए, पंजाब में एक तो था अकाली दल जो मांग करता था ऑटोनॉमस स्टेट की, यानी स्वयं शासित स्टेट की, लेकिन पंजाब में ऐसे बहुत से लोग थे जो ऑटोनॉमी से ऊपर बढ़ के उसके बियॉन्ड जाके डिमांड्स कर रहे थे। और उसी में एक नाम आया जरनैल सिंह भिंद्रावाले का। ये है जरनैल सिंह भिंद्रावाले। कई इसे टेररिस्ट बोलते हैं, कई इसको संत मानते हैं, लेकिन जरनैल सिंह भिंद्रावाले था कौन? जरनैल सिंह भिंद्रावाले एक बहुत ही क्रिस्मेटिक प्रीचर था, जिसने अपने आप को काफ़ी कम समय में सिखों के लिए एक ऑथेंटिक वॉइस अपने आप को पोजीशन किया कि मैं जो हूँ, मैं सिखों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और असल में आवाज़ मैं ही उठा रहा हूँ। ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अकाली दल की जो अप्रोच थी वो थोड़ी लूक वार्म थी, यानी कि थोड़ी गुनगुनी सी थी और वैसिलेटिंग थी, यानी दुविधा में पड़ी हुई थी। अकाली दल हमेशा ऑटोनॉमी की बात करते थे, वो दुविधा में थे कि हम ऑटोनॉमी तक सीमित रहें या फिर एक सेपरेट स्टेट की और सेसेशन की बात करें। वैसे में भिंद्रावाले यहाँ पर एक बड़ा चेहरा उभर कर आया, जिसने अपने आप को सिखों के लिए असल में ऑथेंटिक आवाज़ उठाने वाले के रूप में पोजीशन किया। धीरे धीरे काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा लोग जरनैल सिंह भिंद्रावाले के साथ आने लगे, इसके इन्फ्लुएंस में आने लगे। खासकर रूरल एरियाज़ के बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ आने लगे और युवा भी बहुत ज़्यादा इसके इन्फ्लुएंस में आने लगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भिंद्रावाले को इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने आगे किया था ताकि वो अकालियों के खिलाफ लड़ सके और कांग्रेस को इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। लेकिन समय के साथ साथ जो भिंद्रावाले की अपील थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। 80 के दशक में भिंद्रावाले एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा बन गया था सिख सेपरेटिज्म का और खालिस्तान का, और इसकी पॉपुलैरिटी ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। धीरे धीरे इसे काफ़ी लोगों का, खासकर युवाओं का काफ़ी साथ मिलने लगा और समय के साथ साथ ये और इसके जो फॉलोअर्स थे वो काफ़ी वायलेंट हो गए, यानी कि वहाँ पे इन्होंने वायलेंस भी पंजाब में शुरू कर दी।
फिर आते हैं 1982 का साल, जहां पे भिंद्रावले ने अकाली दल की लीडरशिप की सपोर्ट के साथ, ये वही अकाली दल है जिसके खिलाफ लड़ने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी ने भिंद्रावले को आगे किया। लेकिन उसी अकाली दल और भिंद्रावले दोनों ने मिलकर 1982 में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। इस समय भिंद्रावले ने गोल्डन टेम्पल में ही अपना रेजिडेंस बना लिया और वहीं से डेमोन्स्ट्रेशंस और पुलिस के साथ नोक-झोंक क्लैशेस शुरू हो गए। हालांकि ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी, यहाँ पे क्लेम अभी भी यही किया जाता था कि जो अनंतपुर साहिब डिक्लेरेशन है इसको आर्टिकुलेट किया जाए और जो रूरल सिख पॉपुलेशन है उनके जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। मगर बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजेशन ग्रो हो रही थी। धर्म के नाम पे एक दूसरे के प्रति तनाव बढ़ रहा था। इसके साथ साथ सेक्टेरियन वायलेंस भी बढ़ रही थी। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक तनाव भी धीरे धीरे पंजाब में बढ़ रहा था। काफ़ी हिंदुओं को मारा जा रहा था। हिंदुओं के साथ साथ बाकी जो सिखों के और धड़े हैं जैसे कि नामधारी या उदासी, इन सेक्ट से आने वाले लोगों को भी मारा जा रहा था। और भिंद्रावले खुद भी काफ़ी हेट स्पीचेस हिंदुओं के खिलाफ दिया करता था। ऐसे बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस हैं भिंद्रावले के जो उसने हिंदुओं के खिलाफ दिए हैं, हिंदुओं को मारने तक की बात कही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पूरी की पूरी मूवमेंट को टेंटामाउंट टू सेसेशन डिक्लेयर कर दिया। टेंटामाउंट का मतलब हुआ बराबर, सेसेशन का मतलब हुआ अलगाववाद। तो हालांकि ये लोग अलगाववाद की बात अभी तक नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि जो अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन क्योंकि इन लोगों के जो काम थे उनकी वजह से रिलीजियस पोलराइजेशन हो रही थी, सेक्टेरियन वायलेंस हो रही थी, यानी कि सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे और भिंद्रावले ने बहुत बार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है ये अलगाववाद के बराबर है, यानी इसको हम अलगाववादी मूवमेंट ही देखेंगे। और फिर यहाँ पर होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए 1984 आते आते पंजाब की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी और सरकार के लिए उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। भिंद्रावले ने डायरेक्टली आर्म्स को उठाने की कॉल दे दी थी, यानी कि वो कई बार अपने जो फॉलोअर्स थे उनको बोल चुका था कि अब समय आ गया है कि हमें दिल्ली के खिलाफ़ लड़ना है, हमें सेंटर के खिलाफ़ लड़ना है, हमें गवर्नमेंट के खिलाफ़ लड़ना है। इसके साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ़ और गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे उनके खिलाफ़ भी काफ़ी वायलेंस पंजाब में बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा हिंदुओं को और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्हें मारा जा रहा था। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को ये टफ डिसीज़न लेना पड़ा जब उन्होंने इंडियन आर्मी को भेजा कि गोल्डन टेम्पल से जितने भी मिलिटेंट्स हैं उन सारों को मार दिया जाए और भिंद्रावले को वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1 जून 1984 को हुई थी। हालांकि इंडियन आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं इन्हें बड़े इजीली और कम समय में न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भिंद्रावले और उसके जितने भी आर्म सपोर्टर्स थे उन्होंने बड़ा फियर्स रेजिस्टेंस दिया, जिसकी वजह से समय के साथ हमारी आर्मी को भी बढ़ाना पड़ा और वहाँ पे टैंक्स और एयर सपोर्ट तक का यूज़ करना पड़ा। तो अब आप सोच सकते हो कि भिंद्रावले जब गोल्डन टेम्पल में था अपने सारे के सारे आर्म्ड सपोर्टर्स के साथ, तो उसके पास कितना एमुनेशन था कि हमारी आर्मी को टैंक्स और एयर सपोर्ट का यूज़ करना पड़ा। बहुत ज़्यादा एमुनेशन था। अब यहाँ सवाल है कि ये एमुनेशन आया कहाँ से? तो ये एमुनेशन आया पाकिस्तान से। देखिए 1971 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, कहा जाता है कि पंजाब में खालिस्तान की आग को बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि वो 1971 में भारत के हाथों जो युद्ध में लड़ा था और जो उसके 2 टुकड़े हुए थे उसका बदला लेना चाहता था। यही एक कारण है कि इतनी रेजिस्टेंस भिंद्रावले और उसके आर्म सपोर्टर्स जो थे वो हमारी इंडियन आर्मी को दे चुके। अदरवाइज़ उनके पास इतना ज़्यादा आर्म्स और एमुनेशंस कहाँ से आता? तो ये भी एक तर्क दिया जाता है कि पाकिस्तान इसके पीछे था, क्योंकि वो 1971 का जो वॉर था उसका बदला लेना चाहता था। गवर्नमेंट रिसोर्सेज के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स शहीद हुए थे और 249 के करीब इंजर्ड हुए थे। वहीं पे अगर हम बात मिलिटेंट्स की करें तो 493 के करीब मिलिटेंट्स और सिविलियंस की मौत हुई थी। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के आफ्टरमैथ क्या थे, यानी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया उसके बाद क्या हुआ। देखिए नो डाउट ये ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा।
भिंडरावाले को और जितने भी बाकी मिलिटेंट्स थे उनको मार गिराया गया और गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से फ्री करा दिया गया। लेकिन गोल्डन टेम्पल में क्योंकि आर्म्स और एमुनिशंस चले, टैंक्स चले, जो भी वो पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी थी वो काफ़ी नाराज़ थी, काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि गोल्डन टेम्पल जो है वो उनके लिए एक बहुत ही सैक्रेड और बहुत ही प्योर प्लेस है। तो वहाँ पे गोलियाँ चलाना, टैंक्स ले जाना, ये सब नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये भी उठाया जाता है कि अगर आर्मी के टैंक्स ले जाना और आर्मी के द्वारा वहाँ पे आर्म्स और एमुनिशंस ले जाना आपको बुरा लगा, तो वहाँ पे जो भिंडरावाले था जिसने इतनी ज़्यादा आर्म्स और एमुनिशंस वहाँ पे भर के रखी थी कि उसने अपने बाकी मिलिटेंट्स के साथ मिलकर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इंडियन आर्मी को दी, तो उस भिंडरावाले जो इतना ड्रेडिड, इतना फेरोशियस टेररिस्ट था, उसको मारना भी ज़रूरी था। तो इस प्रकार के तर्क वितर्क इस चीज़ के ऊपर चले रहते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि जब गोल्डन टेम्पल में ये सब चीज़ें हुई तो उसकी वजह से जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारे सिख भाई बहन है पूरी दुनिया में, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हमारे भारत में बहुत ही वर्स्ट कम्युनल वायलेंस देखने को मिली। पार्टीशन के बाद से बहुत ज़्यादा सिखों को मारा गया, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सिखों को भी मारा गया। इसके ठीक 1 साल के बाद कनाडा में जो सिख मिलिटेंट्स थे उन्होंने एयर इंडिया के एक फ़्लाइट को बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों की मृत्यु हुई। इसके पीछे उन्होंने कहा कि ये जो अटैक है, ये भिंडरावाले की जो किलिंग है उसको अवेंज करने के लिए था, यानी उसका बदला लेने के लिए था। इसके बाद से पंजाब ने बहुत ज़्यादा वायलेंट पीरियड देखा है। पंजाब हब बन गया था इंसर्जेंसी का, जो कि 1995 तक रही। काफ़ी समय तक पंजाब में अफस्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा। अफस्पा को हमने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से अलग वीडियो में कवर किया है। अफस्पा काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट में लगता है, अभी तक भी कुछ क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में है जहां लगा है, पंजाब में लगा, कश्मीर में लगा। अफस्पा की वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये क्यों लगता है, किसके द्वारा लगता है, कब लगता है और भारत में कहाँ कहाँ लगा है और कब कब लगा है। इसके साथ साथ इस समय काफ़ी सिखों को पकड़ के जेलों में भी डाला गया। आज के समय पंजाब में इन सिखों की रिहाई करने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन सिखों को बोला जाता है बंदी सिंह। तो जो एक्टिविस्ट जो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या मांग है, बंदी सिंह हैं कौन, क्यों इनको जेलों में डाला गया, और जो एक्टिविस्ट इनको रिलीज़ करने की मांग कर रहे हैं उनके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं, इसे भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। बंदी सिंह क्या होते हैं और पंजाब में इनको रिलीज़ करने के लिए क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 1995 तक आते आते पंजाब में इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर लिया गया, और इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के पीछे बहुत बड़ा रोल KPS गिल साहब का था। हमें KPS गिल और MS बिट्टा साहब जैसे तमाम सिखों के ऊपर गर्व है। अब अंत में हम बात करते हैं कि आज के समय खालिस्तान की मूवमेंट का क्या स्टेटस है। देखिए, पंजाब पिछले काफ़ी समय से पीसफुल रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो ओवरसीज सिख कम्युनिटीज़ है, इनके द्वारा ज़िंदा रखी जाती है। कनाडा में हम बहुत ज़्यादा खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। रेफरेंडम 2020 इन्होंने करने का प्रयास किया, इसमें भी कोई इतना ज़्यादा कोई सक्सेस इनको नहीं मिली। तो बहुत से ऐसे सिख जो देश के बाहर रहते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या बाकी ऐसे कुछ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चली रहती हैं। कई बार ये भारत का झंडा जला रहे होते हैं, कई बार ये जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, या बाकी को जो इंडियंस रहते हैं, खासकर जो हिंदूज़ रहते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देश के बाहर तो चली रहती हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से भारत में भी हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। शरेआम इस प्रकार की रैलियां निकाली जाती हैं जहां पर खालिस्तान की डिमांड की जा रही है। देश के बाहर जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग हैं जो इंडिया में रहना नहीं चाहते, रहेंगे वो बाहर ही, लेकिन बस वो भारत में किसी न किसी कारण से इस खालिस्तान के इशू को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये हो सकता है कि इनको पाकिस्तान से पैसा मिलता हो। और अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे क्लेम किया गया है कि चाइना भी अब इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है, ताकि इंडिया कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से डिस्टेबल हो।
देश के बाहर और इवन देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भिंद्रावले को एक शहीद का दर्जा देते हैं, एक संत का दर्जा देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति संत कैसे हो सकता है जो इनोसेंट लोगों को मारने की बातें करे, जो इतनी ज़्यादा वायलेंस बढ़ाए। जितने भी हमारे भाई बहन इसको देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि जो पंजाब के बाहर से, अलग देशों से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खालिस्तान की मांग करते हैं, वो लोग कभी भी पंजाब में दोबारा आके नहीं बसेंगे। मगर हमें और आपको इस देश में ही रहना है। ये देश सारा हमारा है और हमारे इस देश के ऊपर, इस देश के संसाधनों के ऊपर सबका बराबरी का अधिकार है। हालांकि भारत के अंदर भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली हैं, मगर भारत में ये बहुत ही स्मॉल मिनॉरिटी है जो इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करती हैं। इस देश का जो अधिकतम सिख है, वो देशभक्त है, वो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े पदों पर मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, देश की तरक्की में अपना योगदान देते हुए मिलेगा। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हम किसी भी इस प्रकार की मूवमेंट का या विचारधारा का समर्थन ना करें जो हमारे प्यारे भारत को तोड़ने की बात करे। तो ये था खालिस्तान का इशू। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।